अमित शाह जी की योजनाओं की जीत। इस जीत का श्रेय दिल्ली की समझदारी को है। एमसीडी में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़ा, इन सब के अलावा कुछ किया नहीं है ये फैलाने के अलावा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं उस पर यकीन नहीं हो सकता। ये बहानेबाजी जैसा लगता है। आम आदमी पार्टी जो है वो हारने के लिए बहाने ढूंढ रही है। तो कहीं जीत की खुशियां हैं, कहीं अपनी हार पर सवाल है, कहीं सवालों को बनाया जा रहा है बहाना। लेकिन सियासत के संग्राम के बीच दिल्ली निकाय चुनाव में बीजेपी का कमल खिल ही गया है। एमसीडी में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, लेकिन क्या ये वाकई बीजेपी की जीत है जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मात देने में कामयाब रही, या फिर आपकी हार? और इस सब के बीच में कांग्रेस एक बार फिर पीछे क्यों छूट गई? दिल्ली में खिला कमाल, एमसीडी में बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक। यूपी में कमाल, उत्तराखंड में धमाल। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बड़ी जीत और अब दिल्ली भी बोली मोदी मोदी। करीब 2 साल पहले दिल्ली में जीत का डंका बजाने वाली आम आदमी पार्टी एमसीडी का दंगल हार गई। शाह की रणनीति और मोदी के चेहरे ने दिल्ली का दंगल जीत लिया और विरोधी करीब 1/4 सीटों पर सिमट कर रह गए। मित्रों, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, लगभग 3 साल से चल रही है, इसने अपने काम से जो संदेश लोगों के बीच में दिया है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है। बीजेपी वाले जीत में बल्ले बल्ले कर रहे हैं। चुनाव निकाय के थे, लेकिन सवाल साख का, इसलिए बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही नजर आए। और अब नतीजे आए हैं तो बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता हैरान हैं, कार्यकर्ता परेशान हैं और जुबान पर ढेर सारे सवाल हैं। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है जो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में जो लहर चली थी ईवीएम की, उस लहर को दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम लहर को दोबारा यहां रिपीट किया है। खलबली कांग्रेस में भी कम नहीं। पंजाब में पार्टी ने परचम लहराया तो एमसीडी में जीत की उम्मीद भी बढ़ती दिखी, लेकिन नतीजों ने कांग्रेस को मायूस कर दिया। तमाम दावों के बावजूद कांग्रेस न तो एमसीडी में बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी को भुना पाई, न आम आदमी पार्टी का विकल्प बन पाई, और अब तीसरे पायदान पर खिसकी तो पार्टी में खलबली का नया दौर शुरू हो गया। रविकांत के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। बीजेपी वाले खुश हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता हार को पचा नहीं पा रहे। ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी पूछ रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी तो भाई 2015 में आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत कैसे मिल गई? हार से पहले भी ईवीएम पर सवाल, हार के बाद भी ईवीएम पर ही बवाल। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में महारत हासिल की है ईवीएम को पूरी टेम्परिंग को स्टडी करके। 2009 चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की बात करनी शुरू की थी इन्होंने। हमने बार बार कहा कि भाई आप जनरेशन 1 का ईवीएम क्यों यूज करना चाहते हो? अगर इतनी बड़ी लहर है तो जनरेशन 3 का ईवीएम यूज कर लो, आप कुछ भी यूज कर लो। आप लहर को माननीय मोदी जी को इंसल्ट क्यों करना चाहते हो? अब लहर से जीतेंगे, माननीय मोदी जी के नाम से जीतेंगे तो ईवीएम वो यूज करो जो कि टेम्पर प्रूफ है, लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया। उसका क्या कारण है वो उनको बताना पड़ेगा। धौलपुर के अंदर आपने देखा, जिस तरीके से भिंड में आपने देखा, हर जितनी ईवीएम्स हैं सब में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सब में जाके बीजेपी को वोट पड़ रहा है। ऐसा क्यों? दिल्ली निकाय चुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी के अरमानों पर झाड़ू फेर दिया। एमसीडी पर काबिज होने का सपना देख रही केजरीवाल एंड कंपनी को करारा झटका लगा। पार्टी दूसरे नंबर पर जरूर रही, लेकिन सीटों का अंतर इतना था कि उनके लिए यकीन करना मुश्किल है। तो ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। ये अलग बात है कि ईवीएम की खोट पर आम आदमी पार्टी के नेता ही बटे नजर आते हैं। ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है।
उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। ये बात जरूर ईवीएम की उठ रही है, पर मुझे मालूम है जमीनी हकीकत क्या थी, कहाँ कहीं चूक हुई है। मैं बिल्कुल एक व्यक्तिगत तौर पे मैं अपनी चांदी चौक विधानसभा की बात कर रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी ईवीएम पर सवाल उठा रही है, लेकिन विरोधी केजरीवाल सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम का बवाल विपक्ष की नजर में हार के बहाने तलाश करने से ज्यादा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार थी तभी 2015 में इसी ईवीएम मशीन से केजरीवाल जी चुनकर आए थे। इसके बारे में इनकी क्या टिप्पणी है पहले जनता के सामने रखनी चाहिए। अबे जी, यूपीए 1 और यूपीए 2 के चुनाव भी इसी ईवीएम मशीन से हुए थे। अगर ईवीएम मशीन में खोट है तो वो कैसे चुनकर आए थे? मुझे लगता है सबने स्पिरिट से जनादेश को स्वीकार करना। तो ईवीएम खराब है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, चीज़ें तो इस तरह की चीज़ें वो कह रही है। मेरे ख्याल में जो उनका कॉन्फिडेंस लोगों का उन पर था वो काफ़ी कम हो गया है। ईवीएम का सवाल बार बार उठाना और ये कहना कि जो कुछ हुआ ईवीएम की तरफ से हुआ, ये बहानेबाजी जैसा लगता है। ये एक स्वस्थ पार्टी और एक समझदार नेतृत्व का परिणाम या उसका इशारा, उसका लक्षण नहीं है। ईवीएम पर बवाल अपनी जगह हो सकता है। चुनाव आयोग इसका संज्ञान भी ले रहा है और सवाल उठाने वालों को चुनौती भी दे रहा है। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी की मुसीबत ज्यादा बड़ी है। दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद पार्टी दूसरे राज्यों में परचम लहराने की तैयारी में थी, लेकिन वहां भी नाकाम रहे और अब तो दिल्ली में भी किले में सेंध लगती दिख रही है। सवाल ये कि क्या ये बस ईवीएम की वजह से हुआ या फिर हार के कुछ और कारण भी हैं। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच दिल्ली के दंगल में मिली हार से केजरीवाल के खेमे में भी कलह का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के कई नेता दबी जुबान में आलाकमान पर सवाल उठा रहे हैं, तो कई नेता इस हार पर चिंतन की बात कर रहे हैं। कुछ भी हुआ है तो पूरी तरीके से एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में जो कलह अभी अंदर खाने चल रही थी, उसके सतह पर आने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। कई नेता इशारों में ही सही पार्टी हाईकमान पर सवाल उठा रहे हैं। भगवंत मान से लेकर कपिल मिश्रा तक चिंतन की बात कह रहे हैं, तो कुछ नेता दबी जुबान में केजरीवाल के करिश्मे के द एंड की बातें भी करने लगे हैं। जरूर अब समय है कि हम सोचें। 2 साल पहले के प्रचंड बहुमत के बाद आज अगर इस प्रकार का नतीजा आया है तो हमें भी सोचना होगा और एक बार जनता से जाके पूछेंगे भी कि क्या कमी रह गई है, कहाँ कमी रह गई है, और लोगों से पूछ के आने वाले 3 सालों में अपने कामों को जनता के हिसाब से और अच्छे से करके, जितनी मेहनत पिछले 2 साल में की है उससे भी ज्यादा मेहनत करके दोबारा लोगों का विश्वास हासिल करेंगे। एक हमारी कमी तो जरूर रही होगी, जरूर हम जनता तक अपना संदेश नहीं पहुँचा पाए होंगे। हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, ये एक सच्चाई है। हम चुनाव हारे हैं, विजेताओं को हमने बधाई दी है। मनोज तिवारी जी को मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस शानदार जीत की बधाई दी है। वहीं चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा ने तो हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे तक की पेशकश कर डाली। हुआ है तो पूरी तरीके से एक विधायक के तौर पर मेरी खुद की जिम्मेदारी है। मैं इसमें बिल्कुल पार्टी को या पार्टी की लीडरशिप को दोषी नहीं मानती हूँ। मैं पूरी तरीके से एक विधायक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार रही हूँ और जो भी पार्टी फैसला करेगी बिल्कुल हम उसके साथ खड़े हैं। उधर एमसीडी के नतीजों से पहले ही पंजाब से आप सांसद भगवंत मान ने आला कमान पर सवाल उठा दिए थे। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में मान ने कहा कि पंजाब में भी पार्टी नेतृत्व ने मोहल्ला क्रिकेट टीम की तरह बर्ताव किया। मेरे लिए सभी तरह के राजनीतिक विकल्प खुले हैं। मई में अमेरिका से वापस लौटने पर फैसला लेंगे। हालांकि जब ये सवाल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछा गया तो जरा उनका जवाब सुन लीजिए। भगवंत मान है वो सेइंग कि ये ईवीएम का टेम्परिंग नहीं है, रिगिंग नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हम में 100 कमियां हो सकती हैं और हर चीज के मंथन करने की हमें जरूरत है और हम करेंगे, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हुई है। वहीं केजरीवाल के गुरु कहे जाने वाले समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी एमसीडी की हार पर केजरीवाल सरकार पर तंज कसा और कहा कि सरकार रास्ते से भटक गई है। एक तो उन्होंने जो कहा था कि हम अगर चुन कर आ गए, हम अगर सत्ता में आ गए तो सरकार का बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन एक बड़ा बंगला भी लिया, गाड़ी भी लिया। आपने जो एमएलए है
और पार्टियों ने भी जितना तनख्वाह नहीं बढ़ाया होगा उससे ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया है। इसके कारण विश्वासार्हता कम हो गई। कई घंटे की चुप्पी के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत पर बधाई दी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को जीत की बधाई। हम स्थानीय निकायों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करेंगे। महज 2 साल पहले 70 में 67 सीटें जीतकर सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी चुनाव की ये हार बड़े खतरे का अलार्म है। अगर अब भी पार्टी नहीं जीती तो फिर वो जमीन ही हाथ से छिन जाएगी जिस पर बड़ी उम्मीदों की फसलें लहलहा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली निकाय चुनाव के नतीजों में एक बार फिर मोदी लहर अपना काम कर गई। एमसीडी में बीजेपी का परचम लहराया है तो ये भी सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ये वाकई आम आदमी की पार्टी की हार है या वो मोदी नाम से पार नहीं पा सकी। मोदी जी की बिल्कुल मोदी जी की जीत है। जीत का श्रेय हम मोदी जी को ही देंगे, जो उनकी नीतियों को देंगे। जीत के सबसे बड़े नायक यूपी और उत्तराखंड में कमल खिला। मणिपुर से गोवा तक सत्ता में आई बीजेपी और अब दिल्ली के दंगल में दिखा मोदी का जादू। तभी तो बीजेपी वाले कह रहे हैं मोदी से बड़ा कौन। नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशासन की है। एमसीडी चुनाव के नतीजों के ऐलान के साथ बीजेपी में बस एक ही चर्चा है, नरेंद्र मोदी। पार्टी अध्यक्ष से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ता तक एमसीडी में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे पीएम मोदी का नाम जपा जा रहा है। इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि मोदी जी ने भी असाधारण नेतृत्व का, असाधारण विजन का और जिसे कहते हैं मेहनत का, परिश्रम का, सच्चाई और ईमानदारी का परिचय अपने 3 साल के नेतृत्व में भारत को दिया है। तो क्या इस एक नाम से हार गई है आम आदमी पार्टी? आखिर क्या है एमसीडी के नतीजों का पैगाम? ये बड़ा सवाल है क्योंकि आम आदमी पार्टी सख्ते में है कि काम तो ठीक किया लेकिन चूक कहां से हो गई। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने दवाएं मुफ्त की हैं, जिसने बिजली के दाम आधे किए हैं, जिसने अस्पतालों के अंदर दवा मुफ्त की है, जिसने सरकारी स्कूलों को बेहतर किया है, जिसने 300 से ज्यादा उन इलाकों में, कॉलोनियों में जहां पानी नहीं था वहां पानी पहुंचाने का काम किया। बड़ा सवाल ये है कि एमसीडी के नतीजों में पैगाम छिपा है। क्या केजरीवाल एंड कंपनी को दिल्ली की जनता ने वार्निंग दी है? क्या आम आदमी पार्टी को जमीन से जुड़ने का पैगाम मिला है? क्या जनता चाहती है कि केजरीवाल और उनके नेता सीधे जनता से संवाद करें? और क्या दिल्ली से बाहर सियासी जंग करना केजरीवाल को महंगा पड़ गया? आम आदमी पार्टी के लिए मंथन करने के लिए बहुत कुछ है और बीजेपी फिलहाल मोदी नाम के सहारे मिली जीत का जश्न मना रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आम आदमी पार्टी के नेता तो खूब बोले, काम शायद नहीं बोला, इसलिए जनता ने ये चुनाव किया। इस बीच कांग्रेस के लिए इस चुनाव से क्या कुछ पैगाम मिला, देखिए। एमसीडी चुनाव में ईवीएम खुलने से पहले दिल्ली कांग्रेस के लीडर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई वही ढाक के 3 पार। देश की सबसे पुरानी पार्टी में निराशा का दौर जारी रहा। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। उसे लग रहा था कि एमसीडी में बीजेपी के 10 साल के शासन की नाराजगी का फायदा उसे मिलेगा। उसे ये भी उम्मीद थी कि केजरीवाल सरकार की वादा खिलाफी के बाद वोट बैंक खिसक कर फिर हाथ के साथ आ जाएगा। लेकिन अजय माकन का ये सारा गुणागणित नतीजों से गड़बड़ा गया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता का धन्यवाद कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में विश्वास व्यक्त कर हमारे वोट शेयर को 9.6% से 20% बढ़ा दिया। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक साफ दिल्ली, एक बीमारी रहित दिल्ली, एक भ्रष्टाचार रहित दिल्ली और एक तरक्की पसंद दिल्ली के लिए काम करेंगी, क्योंकि 10 साल में भाजपा में एमसीडी के शासन में ये संभव नहीं हो पाया। कांग्रेस तीनों एमसीडी में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। लिहाजा हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। लेकिन हार के बाद सुलगते सवाल कहां थमते हैं। हमें चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है इस वक्त के सोचने के लिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग रियली, बिकॉज हमें जो उम्मीद थी कि 10 साल बीजेपी रह चुकी है वहाँ पर और कोई काम नहीं उसने किया, बिल्कुल दिल्ली का हाल को बेहाल कर दिया, उसके बावजूद वो जीते, तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है, उस पर चिंतन करना चाहिए एंड आई एम श्योर हाईकमांड इस पर सोचेगा। एमसीडी में कांग्रेस की हार की कई वजहें बताई जा रही हैं। हार की बड़ी वजह अजय माकन के मनमाने फैसले बताए जा रहे हैं।
टिकट बंटवारे में पक्षपात पर भी सवाल उठ रहे हैं। बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से भी गलत संदेश गया। स्टार कैंपेनर्स ने प्रचार अभियान से दूरी बनाए रखी। कहने वाले तो दबे सुर में ये भी कह रहे हैं कि अजय माकन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पसंद रहे हैं। माकन पर उठ रहे सवालों की आंच पार्टी हाईकमान तक भी पहुंचेगी। मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे बांग्लादेश बॉर्डर पर टनल के जरिए गौ तस्करी की कोशिश की जा रही थी। बीएसएफ को उत्तरी दिनाजपुर में करीब 100 मीटर लंबी सुरंग मिली और शक है कि इसी के सहारे गौ तस्करी के मंसूबे पाले जा रहे थे, लेकिन तस्कर कामयाब हो पाते उससे पहले टनल का पता लगा लिया गया। सरहद पर सुरंग से तस्करी। भारत बांग्लादेश सीमा पर मिली टनल। गौ तस्करी के लिए सुरंग का सहारा। क्या उत्तरी दिनाजपुर में मिली इस टनल के सहारे तस्करी की थी बड़ी साजिश? बीएसएफ को भारत बांग्लादेश सीमा पर यह सुरंग मिली तो उसके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि सुरंग की लंबाई करीब 100 मीटर है। शक है कि गौ तस्करी के लिए इस सुरंग की खुदाई की जा रही थी। सुरंग बिहार के किशनगंज से सटे उत्तरी बंगाल के चोपड़ा फतेहपुर बॉर्डर आउटपोस्ट के पास मिली है। सुरंग मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर एक सुरंग पावा गेছে ওটা মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 100 মিটার লেন্থের মধ্যে আছে। ডায়ামিটার 18 to 12 ইঞ্চেস হতে পারে। এর মধ্যে ছোটখাটো কিছু অপরাধীরা যে আছে ওটা সামান ওমান এদিকে ওদিকে করতে পারে। এটা আমি ওনার কাছ থেকে কমপ্লেন্ট পেয়েছি। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर लंबे समय से गौ तस्करी की खबरें आती रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में भी गौ तस्करी का दावा किया जाता है। वायरल वीडियो के सहारे दावा किया जाता है कि इस अंदाज में भारत बांग्लादेश सीमा पर गौ तस्करी की जाती है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से सटी सीमा पर पशु तस्कर, जाली नोटों के तस्कर, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से जुड़े गिरोह सक्रिय हैं। साल 2016 में 31 अक्टूबर तक ही यहां 562 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पशु तस्करी के 20,903 मामले सामने आए। देश की सबसे बड़ी अदालत में भी पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए एक याचिका दायर की गई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसने गायों के लिए यूनिक नंबर की सिफारिश वाली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। कमेटी ने आवारा पशुओं के लिए शेल्टर होम की भी सिफारिश की है और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार को करने को कहा है। कमेटी की सिफारिशें अपनी जगह है, लेकिन इस बीच टनल का पाया जाना चिंता की बड़ी बात है। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए आपने देश और दुनिया की हर बड़ी खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।